नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग सबों का स्वागत है इस नए साल पे, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं न्यूरो संवाद वेदांता के साथ। और हमारे स्पीकर्स का मैं स्वागत करना चाहूंगा, डॉक्टर सुधीर दुबे, जो चेयरमैन है एंडोस्कोपिक और मिनिमली इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट वेदांता में। डॉक्टर मोहित महिंद्रा, जो मेरे कलीग हैं सेम डिपार्टमेंट में। एंड स्पेशल वेलकम डॉक्टर गौरव सचदेवा के लिए, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंटरनल मेडिसिन के, अरोड़ा न्यूरो क्रिटिकल केयर लुधियाना से। थैंक यू सो मच आप सबके लिए, आप आने के लिए यहाँ पे। तो ये सेशन हर फर्स्ट संडे हर महीने को होगा, जो हम शुरू कर रहे हैं नए साल से। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डॉक्टर दुबे, पहला सवाल आपके लिए है कि जो हम बात करते हैं स्पाइन के बारे में, स्पाइन क्या है, डिस्क क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है सर? तो स्पाइन एक तरह से जो हिंदी में हम मेरुदंड कहते हैं, वो गर्दन से लेके पैरों तक अपनी जो शरीर की एक्सिस है वो होती है। इसके तीन काम होते हैं। ये आपका वजन ट्रांसमिट करती है ऊपर से नीचे तक। पेट एक खोखला स्ट्रक्चर है, तो सारा वजन जो ऊपर के हाथों का है, दिमाग का है, जो आपके स्कल का है, वो इसके थ्रू नीचे जाता है। दूसरा, ये आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके बेसिस पे आप भाग सकते हैं, खड़े होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। और तीसरा, इसके अंदर से आपकी नर्व जो आपके हाथ और पैर को ले जा रही हैं, वो जाती हैं। तो एक तरह से जो स्पाइन है उसमें 33 हड्डियां हैं। हड्डियों के बीच में डिस्क हैं जो आपको मोबिलिटी दे रही हैं, और अंदर से नर्व्स ले जा रही हैं। तो तीन काम हो गए। एक आपका बैलेंस, आपको स्ट्रक्चर जो आपको इंटीग्रिटी देते हैं। दूसरा, मूवमेंट देते हैं। और तीसरा, नर्व्स ले जाते हैं। जी सर। डॉक्टर मोहित, नॉर्मली हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बात करते हैं कि हमारे एमआरआई में निकला है डिस्क बल्ज है, डिस्क टेयर है या स्लिप डिस्क है। तो ये क्या चीज होती है अगर डिस्क प्रॉब्लम की हम बात करें तो? हाँ, तो देखिए बेसिकली अगर देखें हम तो डिस्क जो होती है वो एक बाहर जाली का मटेरियल होता है। तो उसके अंदर एक पिलपिला सा मटेरियल होता है, तो डिस्क बोलते हैं हम उसको। तो जो बाहर वाला जो जाली का पार्ट होता है उसको हम एनुलस बोलते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है पिलपिला सा, जो 90% डिस्क को बनाता है, वो एक पल्पोसस बोलते हैं, जो पिलपिला सा मटेरियल होता है। तो अब एज के साथ या डी जनरेशन जब होती है या मूवमेंट्स हम जब ऐसी ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से डिस्क वेरिएबली बाहर निकलने लगती है अपनी स्पेस से। तो जो अंदर पतला सा मटेरियल होता है, पिलपिला मटेरियल, वो जाली को प्रेशर डालता है और वो निकलता है। तो जो हम बोलते हैं एनुलर टीयर है, जो अब रिपोर्ट्स में हम देखते हैं एनुलर टीयर लिखा होता है, कभी लिखा होता है डिस्क बल्ज है, कभी लिखा होता है प्रोट्रूजन है या एक्सट्रूजन है। ये बड़े वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं एमआरआई में। तो इनका बेसिक मतलब यही होता है कि जब वो डिस्क का जो अंदर मटेरियल है वो उसको एनुलस पे जाली पे प्रेशर डालता है, तो उसको हम बल्ज बोलते हैं। जब वो थोड़ा सा बाहर निकलता है उसको हम बल्ज बोलते हैं। जब वो 25% से ऊपर निकलने लगता है तो हम उसको प्रोट्रूजन बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, वो मटेरियल जाली से फटके बिल्कुल बाहर आ जाता है, तो उसको हम डिस्क एक्सट्रूजन भी बोलते हैं, या इसको हम सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जब अपनी स्पेस से बाहर निकल के वो अभी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ माइग्रेट भी कर सकता है, या वो नसों पे प्रेशर डालता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो एमआरआई में हम देखते हैं आजकल जो यूज होती हैं। लेकिन हर इसमें जो सर्जिकल इंडिकेशन नहीं होती है वो हम अभी आएंगे अपने नेक्स्ट टॉक में भी। ठीक है। डॉक्टर गौरव, अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या चीजों से ये डिस्क प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या क्या चीजें होंगी? इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पर स्पेशली इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फिजिकल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। स्पेशली हमारा पुअर पोस्चर, हम सारा दिन मोबाइल लैपटॉप्स के ऊपर जो है वो स्लाउच करते रहते हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर ना हो तो भी ये काम होता है। और टू मच सिटिंग एंड टू मच ड्राइविंग, ये भी जो है आपको बहुत सारा डिस्क के ऊपर, आपकी स्पाइन के ऊपर जो डालती है। हमारी जॉब्स कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हमें टू मच ऑफ लिफ्टिंग, जिसमें हम प्रॉपर वे से किसी चीज को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, या हमारी रेपिटेटिव मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, हमारी जॉब्स ऐसी हैं, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें भी कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स ऐसी होती हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अलावा हमारे पास एक जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज के अंदर स्कोलियोसिस की जो है वो बीमारी चल रही होती है। और कुछ जो है हमारे ग्रोथ ऐसे होते हैं, ग्रोथ बॉडी के ऐसे वो होते हैं ना, जिसमें हमारे को
बोन्स के अंदर जो है वो डिजीजेज आ जाती हैं। उसके बाद कुछ एक और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि मेडिकल फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, जिनको प्रीवियस कोई इंजरीज अगर ऐसी हुई हैं तो प्रीवियस इंजरीज में भी जो है वो ऐसा हो सकता है। और उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल और डेली हैबिट्स जो हमारी हैं वो भी हमारी स्पाइन के ऊपर बहुत वो जो है वो करती है। ओवरवेट जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉजेज है, जो आपकी डिस्क की ऑक्सीजन को जो है वो कम करता है। हमारे स्लीपिंग पोस्चर्स, हमारे इम्प्रॉपर फुटवियर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस के अंदर भी जो है वो मसल जो है वो टेंस हो जाते हैं, तो और वो स्पाइन के ऊपर जोर डालते हैं। जी सर। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो स्ट्रेस, पोस्चर और वेट और स्मोकिंग, ये फैक्टर्स हैं मोस्टली जो इफेक्ट करते हैं पेशेंट को स्पाइन में दिक्कत आने के लिए। तो अगर हम बात करें डॉक्टर गौरव सिम्टम्स के बारे में, तो जैसा डॉक्टर दुबे ने बताया कि जो हमारी स्पाइन होती है वो डिवाइडेड होती है अपर सर्वाइकल लेवल के अंदर, जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, फिर बीच की हड्डियों को हम थोरैसिक बोलते हैं, और नीचे वाली जो स्पाइन की हड्डियां होती है उसको हम लंबर बोलते हैं। ये तीन डिवीजन होती हैं हमारी स्पाइन के अंदर। तो अगर पेशेंट को सिम्टम आए तो किस प्रकार के सिम्टम होते हैं सर? यूजुअली डॉक्टर शोहित, यूजुअली तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव लंबर स्पाइन प्रॉब्लम्स। मोस्टली लंबर डिस्क होती है, बट सर्वाइकल और थोरैसिक भी जो है वो हो सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन किस पार्ट पर, किस स्पाइन के किस पार्ट पर कौन सी डिस्क इफेक्ट हो रही है, उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। अगर हम बात सर्वाइकल की करें तो उसमें जो है सबसे पहले नेक पेन होती है, और वो जो पेन है वो हाथों की तरफ जा सकती है, आर्म्स में आ जा सकती है, और उसमें हाथों में नमनेस भी आ सकती है। तो कुछ एक जो सिम्टम्स हैं, जैसे सिंपल हम चपाती खाने लगे हैं, वो हमारे से खाई नहीं जा रही है, राइस खाए नहीं जा रहे हैं, हमारे को लिखने में दिक्कत आ रही है, हमारे शर्ट के बटन बंद करने में दिक्कत आ रही है, हमारे हाथ में टाइटनेस आ रही है, और सर्वाइकल के अंदर आपको कई बार चलने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये तो है सर्वाइकल के मेनली। अगर हम कोविड थोरैसिक की बात करें तो इसी तरह जो है वो पेन जो है वो आपके चेस्ट की तरफ आ सकती है। टाइटनेस ऑफ लेग्स हो सकती है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, और अगर डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी हो तो आपको पेशाब करने में और टॉयलेट जाने में भी दिक्कत आ सकती है। लंबर जो कि बहुत कॉमन है, तो लोअर बैक एक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बैक पेन कॉन्टिन्यूसली अगर बढ़ रही है, आपके पैरों में जा रही है, खास करके अगर एक तरफ के पैर में जा रही है, आपको चलने में दिक्कत आ रही है, और थोड़े स्टेप्स चलने के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है, तो इस तरह की नमनेस, टिंगलिंग, सुनपन आना, झंझनाहट पैरों में होना, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये लंबर में बहुत कॉमन देखे जा सकते हैं। जी सर। तो मोस्टली जब लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं तो कई लोग हम देखते हैं ओपीडी में कि बोलते हैं कि कुछ कुछ महीने से दिक्कत चलती आ रही है और दिन पर दिन दिक्कत बढ़ती जा रही है, जब तक कि एक स्थिति ऐसी ना पहुंचे कि जिनमें वो डेली एक्टिविटीज अपने दिन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अलार्मिंग होते हैं, जिसको हमको समझाना है अपने दर्शकों को कि अगर ये सिम्टम आए तो इसमें वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। तो ये कौन से सिम्टम्स होंगे जिसमें हमारे पेशेंट्स को या हमारे जो दर्शक है सुन रहे हैं कि ये तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है? बिल्कुल, डॉक्टर मोहित आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके, लेकिन कोई भी वीकनेस अगर एक हाथ में या एक पैर में बढ़ रही है तो आपको उसको बहुत लाइटली नहीं लेना है। खास करके जो मैंने बताया कि सुनपन, नमनेस, टिंगलिंग, झंझनाहट, और ये पेन बढ़ती जा रही है, तो भी आपको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। आपको चलने में दिक्कत आ रही है, आपको आप आपकी कोऑर्डिनेशन पैरों की नहीं बन रही है या हाथों की नहीं बन रही है, किसी भी काम में आपको दिक्कत आ रही है, या आपको लगता है कि कोई ब्लैडर बाउल प्रॉब्लम, आपके ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ दिक्कत आ रही है टॉयलेट के अंदर, तो आपको इमीडिएटली जो है वो डॉक्टर के पास जाना है। और सिमिलरली अगर पेन जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, और इमीडिएटली किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में, एक्सीडेंट में, या गिरने के बाद अगर आपको ये पेन शुरू हुआ है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, वो स्पाइन का दर्द हो सकता है। और उसके बाद ऐसा पेन जो कि आपको इतना दिक्कत दे कि आपको रात को उठना पड़े स्लीप में से, वो भी एक रेड फ्लैग है। और बहुत जल्दी अगर कोई पेन बढ़ रहा है और रेड फ्लैग है, और वो आपको किसी दवाई के, जो आप दवाई खा रहे हैं दर्द की, कोई सिंपल दवाइयां खाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आपको उसको रेड फ्लैग मानना चाहिए।
बिल्कुल सर, ठीक है। तो डॉक्टर मोहित, अब हमने बात कर ली रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और डिस्क क्या होती है। अगर हम पूछें कि ये डिस्क प्रॉब्लम डायग्नोस कैसे होती है, तो कैसे करेंगे इसको डायग्नोस? देखिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं। अगर पेशेंट कोई सिम्टम्स के साथ आ रहा है तभी हम उस एरिया के बारे में सोच सकते हैं, तभी हम इवेल्युएट करना शुरू करते हैं कि जिसको पेशेंट को सिम्टम्स के साथ, तो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर हिस्ट्री लेना कि जो पेन है उसका करेक्टर क्या है, कहाँ से ओरिजिन कर रही है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, वो सब हमें डायग्नोसिस की तरफ ले जाने में बहुत मदद करता है। तो उसमें पेशेंट के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एसोसिएटेड या प्रीवियस या कोई पास्ट की जो हिस्ट्री है वो भी लेना जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर गौरव ने बताया है कि जैसे कोई प्रीवियस ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उस एरिया में कभी पहले कभी ट्रॉमा हुआ हो या इंजरी हुई हो, और अब पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रहे हैं उस एरिया में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि हो सकता है इसी एरिया से कुछ पेन आ रही हो। फिर अगर किसी को कोई जैसे कैंसर है, कभी मेलिग्नेंसी रही है, किसी और एरिया की भी रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो वो धीरे धीरे फैल के स्पाइन में भी आ जाती हैं, तो वो भी ऐसी पेन कर सकती हैं। जैसे जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया कि परसिस्टेंट पेन है, अगर जैसे 4 हफ्ते हो गए पेशेंट को परसिस्टेंट पेन है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी इतना फर्क नहीं पड़ता, पेन है, तो ये सब है। जब हमारा हिस्ट्री से हमें अंदाजा लग जाता है कि हमें प्रॉब्लम स्पाइन के कौन से हिस्से से आ रही है, फिर हम आगे टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो टेस्ट में जो हम स्पाइन के लिए बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं, एक्सरेज होते हैं हमारे पास, देन हमारे पास सीटी स्कैन होते हैं, देन एमआरआई होते हैं, कुछ इन्वेजिव टेस्ट भी होते हैं जैसे हम डिस्कोग्राफी बोलते हैं, और इस तरह के भी। हर मोडेलिटी का एक अपना रोल है कि कौन से पेशेंट्स में और सिम्टम्स में कौन सी इंडिकेशन होती है, कब हमें एक्सरे करवाना है। अब जैसे आप नॉर्मली अगर किसी भी प्रॉब्लम के बाद स्पाइन के लिए जाते हैं तो आपको एक्सरे एक प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि एक्सरे करवा लीजिए। पर हमें ये समझना जरूरी है कि एक्सरे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है और क्या मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। तो एक्सरे से आप सब कुछ डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम एक्सरेज पे जाते हैं, डिपेंडिंग कि क्या प्रॉब्लम और आ रही है, कि हमें एमआरआई करवाना है, सीटी करवाना है, तो हम उस पे जाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कि जब पेशेंट डॉक्टर के सामने बैठता है और जब डॉक्टर एग्जामिन करता है पेशेंट को, आधा डायग्नोसिस वही बन जाता है ये जानने के लिए कि ये जा रही है डिस्क की तरफ प्रॉब्लम कि एक मसल पेन की तरफ प्रॉब्लम जा रही है। और उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के इन्वेस्टिगेशन हैं, जैसा डॉक्टर मोहित ने बताया, एक्सरे, सीटी और एमआरआई। एक्सरे हमको हड्डियों के बारे में बताता है, सीटी हमको हड्डी की क्वालिटी और इन डेप्थ नॉलेज बताता है कि आपकी जो हड्डी है वो किस प्रकार की है, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कितनी कमजोर हैं। और एमआरआई का काम एकदम अलग होता है, जो आपको नसों के बारे में बताता है। तो ये तीनों अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हैं। इन सब का जरूरत डिपेंड करता है हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। हो सकता है सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़े, हो सकता है तीनों की जरूरत पड़े। तो डॉक्टर गौरव, अगर हम बात करें, अब हमने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को डिस्क प्रॉब्लम है, हम बात करें मैनेजमेंट की कि अब क्या किया जाए, तो मेडिकली हम कैसे मैनेज करें इस समस्या को? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। एज फार एज आई एम नॉट अ सर्जन, तो मैं मेडिकल मैनेजमेंट जो हम पहले जी सर। बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेड रेस्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि वो बेड रेस्ट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए शॉर्ट रेस्ट ओनली, क्योंकि जो लंबा रेस्ट भी है वो भी रिकवरी को कम करता है। तो बहुत ध्यान देने योग्य चीज है। आप एक्टिव रहिए, आपको पूरा रेस्ट की जरूरत नहीं है, बट यस, जो मूवमेंट आपकी पेन को बढ़ा रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पे रिटर्न हो जाइए। फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज जो फिजिकल थेरेपी है वो आपकी जो फोकस करेगी आपके जो बैक, हिप्स और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। जब हम इनको स्ट्रेंथन करेंगे तो आपकी स्पाइन के ऊपर जो बोझ कम पड़ेगा और उसके ऊपर जो है भार कम आएगा। तो उसमें स्पाइन और लेग्स के लिए आप फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप पोस्चर ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप अपनी सीख सकते हैं कि बैठना कैसे है, चीज को कैरी कैसे करना है, लिफ्ट कैसे करना है ऊपर। और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनके बैक पैक्स को कैसे कैरी करना है, कितना हैवी होना चाहिए। और धीरे धीरे जो है आप उसको डेली हैबिट्स जो है आप अपनी उसको चेंज कर सकते हैं। आपका जो सिटिंग पोस्चर है, आपके जो अर्गोनॉमिकली डिजाइंड चेयर्स हैं, अगर आपका लंबा बैठने का काम है, आपकी बैक सपोर्ट को वो कैसे ठीक करते हैं,
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका लंबा बैठने का काम है, जैसे कि सिटिंग जॉब है, ऑफिस जॉब है, डॉक्टर्स का है, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देनी है, बीच बीच में से उठना है। हर 30 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद आप कोशिश कीजिए कि अपनी सीट से उठकर थोड़ा चल लीजिए या खड़े होकर कुछ काम कर लीजिए। तो इस तरह जो है वो फुटवियर एक बहुत अच्छी वो है, आपका फुटवियर जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें तो उसमें आते हैं पेन किलर्स। हमारे पास पेन रिलीफ ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। उसमें से सबसे पहले जो कि बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सर हीट हीट पैक के लगाएं कि आइस पैक लगाएं, तो दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। जो आइसिंग है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, और जो आपकी जो हीट पैक्स हैं, जो हॉट फॉर्मेंटेशन है, वो आपकी मसल टाइटनेस और स्टिफनेस को कम करती है। इसी तरह आप धीरे धीरे जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक सीख सकते हैं। अपने डॉक्टर से आप बात करके कुछ पेन किलर्स ले सकते हैं, और पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और आप जो लोकल ऑइंटमेंट्स है, जिनको हम बाम्स बोलते हैं पेन रिलीविंग, वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ द डिस्क प्रॉब्लम जो है वो अपने आप हील हो सकती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आप उसको अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके ही थोड़ा करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके जी बाद डॉक्टर मोहित कुछ बताएंगे आपको कि सर्जरी के अलावा कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक्स बोलते हैं। वो डॉक्टर मोहित आपके उसके ऊपर बताएंगे। जी सर। तो अगर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया कि मोस्ट ऑफ द डिस्क प्रॉब्लम्स अपने आप दवा और समय के साथ निकल जाती हैं। तो काफी समय तक अगर मैं अपने ओपीडी पेशेंट से बात करता हूं तो पेशेंट बोलते हैं सर इसमें सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। तो मैं उनको बोलता हूं कि इसमें डॉक्टर नहीं बताता है सर्जरी की जरूरत है, इसमें पेशेंट बताता है कि सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। और इसका कारण ये है कि पेशेंट को अगर दर्द इतना ज्यादा है कि वो 10 कदम भी नहीं चल पा रहा है और हमको स्कैन में दिख रहा है कि काफी बड़ी डिस्क निकली हुई है, तो उसमें ऑपरेशन से पेशेंट को लाभ हो सकता है। लेकिन पेशेंट अपना दिन भर दिन काम कर रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, डिस्क इतनी ज्यादा नहीं निकली हुई है कि बहुत ज्यादा नस पे दबाव पड़ रहा है, तो 70 से 80% लोग दवा और जैसा आपने बताया फिजियोथेरेपी के साथ ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर मोहित, जैसा डॉक्टर गौरव बता रहे थे कि जब हम बात करते हैं इंजेक्शन की, ईएसआई ब्लॉक, इसको बोलते हैं ईएसआई या ब्लॉक या स्टेरॉइड इंजेक्शन, ये क्या चीज है? देखिए, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और सर्जरी के बीच का एक हमारे पास एक रूट है। ठीक है, जैसे अब कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको हम इवेल्युएट करते हैं, हमने एमआरआई करके भी देख लिया, जिनकी डिस्क बहुत बड़ी नहीं है लेकिन कभी कभी सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, या कभी कभी पेन इतनी ज्यादा होती है, तो हमें बेसिकली पेन से क्योर करना है। तो एक हमारे पास बीच का रूट होता है जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, हम इंजेक्शंस बोलते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं, हम बेसिकली एक जो जो हम डायग्नोस करते हैं, हमें पता लग गया कि इस एरिया से हमें पेन आ रही है, तो नस है, जैसे नंबर होते हैं, कोई L1 है, L2 है, L3, L4, तो जहां से वो नस आती है तो हम उस नस पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, नर्व रूट ब्लॉक बोलते हैं जिसको हम। तो ये टेम्पररी क्या है, उस नस को सुन कर देगी, जिससे कि जो पेशेंट के जो सिम्टम्स है, जो नस इरिटेशन की वजह से पेन प्रोड्यूस कर रही है, दबाव की वजह से प्रोड्यूस कर रही है, तो ये पेन रिलीफ देने में काफी इफेक्टिव रहते हैं, ये जो इंजेक्शन है और जो हम ब्लॉक्स बोलते हैं। जी लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये कितनी देर तक काम करेंगे। अब इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अब किसी किसी का रिजल्ट एक इंजेक्शन के बाद बहुत अच्छा रहता है, कि जो बहुत लंबे टाइम तक पेन फ्री रहते हैं। लेकिन जो कहा जाता है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक ये इंजेक्शन लगाने के बाद काफी पेशेंट्स को रिलीव रहता है। कभी कभी हमें कुछ इंटरवल, जल्दी इंटरवल में भी दोबारा से भी इंजेक्शन देना पड़ जाता है, कि जिनके पेन सिम्टम्स रिलीव नहीं होते हैं। तो एक वाइबल ऑप्शन है बिटवीन सर्जरी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। जब कोई पेशेंट को सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और पेन फ्री हम करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो डॉक्टर दुबे, हमने बात कर ली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब मेडिकल मैनेजमेंट इंजेक्शन के बारे में। अब अगर हम बात करें कि सर्जरी कब कंसिडर करनी चाहिए, तो कब करनी चाहिए हमको सर्जरी कंसिडर, और ये लेजर थेरेपी और ओजोन लाइसिस क्या चीज होती है सर? देखिए, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, और बहुत सारी थेरेपीज लोकली होती हैं और बड़े सेटअप्स में नहीं होती, लोकल सेटअप्स में होती हैं। तो ओजोनोलिसिस एक ट्रीटमेंट था जो 1990s में स्टार्ट हुआ, जिसमें वो लोग जो ओजोन करते हैं वो वहां से सुई पे जाते हैं, और डिस्क में जहाँ नर्व्स है
वहाँ ओजोन, जहाँ पर डिस्क नर्व को प्रेस कर रही है, वहां पर ओजोन को पास करते हैं। इससे पाया जाता है कि अराउंड 40% लोगों में पेन का रिलीफ होता है। उतना ही रिलीफ इंजेक्शन से होता है, उतना ही रिलीफ आरएफ होता है, उससे भी होता है। तो ये एक थेरेपी है जो लोग करते हैं, वो इसको यूज करते हैं। लेकिन वेस्ट में जहां पर ये स्टार्ट हुई थी, अब ये प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है रिलीफ नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ रिलीफ अराउंड 40% होता है। जी सर। तो अगर हम बात करें सर्जरी कब कंसिडर करनी चाहिए स्पाइन प्रॉब्लम में, तो उसका आंसर क्या होगा? अगर डिस्क निकलती है तो कब सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, सर्जरी एक तो जो जिसको निकली है वो उसका प्रोफेशन क्या है। अगर उसको बहुत हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहिए तो उसकी सर्जरी जल्दी होती है। अगर सिग्निफिकेंट डिस्क के मतलब ये है कि डिस्क बाहर निकली हो, नर्व को पिंच कर रही हो, और कम से कम 4 से 6 हफ्ते का दर्द बना हुआ हो। इमीडिएट सर्जरी के वो होते हैं, अगर कमजोरी आ जाए या सुनपन आ जाए तो सर्जरी फिर इमीडिएट की जाती है। तो नॉर्मली आपका अगर प्रोफेशन ऐसा है कि आपका बहुत हाई वो जॉब है, तो फिर आपको जल्दी करनी पड़ती है। नहीं तो 6 हफ्ते से 3 महीने आप वेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कोई कमजोरी नहीं है, कोई सुनपन नहीं है, कोई यूरिन और मोशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है सर। तो डॉक्टर मोहित, हमारे पास क्या क्या सर्जिकल ऑप्शन होती हैं डिस्क के लिए? अगर हम बात करें सर्वाइकल, लंबर और थोरैसिक डिस्क के बारे में, तो अगर आप ब्रीफ में बता सकें कि क्या क्या सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, सर्जिकल ऑप्शंस आजकल जो हम करते हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज भी आ गई हैं जो हम दूरबीन से निकालते हैं। पहले जब जो जमाने में करते थे तो पूरा कट लगाते थे, बोन को सेपरेट करते थे, मसल को कट करते थे, फिर बोन को आप पूरा कट करके आप वो डिस्क पे जाते थे और डिस्क निकालते थे। तो उस टाइम पे जो रिकवरी थी वो बहुत प्रोलॉन्ग होती थी, और लोगों को आज भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, सबको अभी भी डर लगता है स्पाइन सर्जरी के नाम से कि क्या इस बिल्कुल। सर्जरी के बाद हम दोबारा से उठ पाएंगे, चल पाएंगे, या क्वालिटी ऑफ लाइफ हम वैसी हो पाएगी। बिकॉज अभी भी एक सबके दिमाग में और मन में ये वहम है कि हम अगर स्पाइन सर्जरी करा लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, वो उल्टा हम बेड पे वापस आ जाएंगे। तो ये चीज अब जाकर बिल्कुल गलत हो चुकी है। ऐसा नहीं है, हम जो आजकल कर रहे हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट यही है कि एक छोटा सा चीरा देते हैं, सब कुछ एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोप से करते हैं, बहुत छोटा सा चीरा होता है। आप मसल को कुछ डैमेज नहीं करते हैं, जस्ट मसल को सेपरेट करते हैं। रिकवरी टाइम इज मच फास्टर। आप उसी दिन पेशेंट को हम वॉक करवा देते हैं, विद इन 5 आवर्स हम सर्जरी के बाद पेशेंट को वॉक करवा रहे हैं। हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो गया है। एक आजकल स्पाइन सर्जरीज डे केयर सर्जरीज बन गई हैं। हम पेशेंट को सुबह एडमिट करते हैं और बाय इवनिंग हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो हर चीज में ये बेनिफिट हुआ है। अब सर्जरीज किस टाइप की करनी है वो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। हमें जो रेडियोलॉजिकली जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, सीटी हैं, एमआरआई हैं, एक्सरेज हैं, उस पे डिपेंड करता है। कभी कभी जब डिस्क सिर्फ डिस्क ही निकली होती है और वो नस को प्रेस करती है, अगर हम दूरबीन से जाकर सिर्फ उतना ही हिस्सा निकाल दें तो पेशेंट्स के सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और पेशेंट वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है। यही अगर हमें कुछ लगता है कि पेशेंट की एज ऐसी है कि 50+ हैं और हमें एक्सरेज करके देखते हैं और पेशेंट भी हमें लगता है कि हड्डियों की इंस्टेबिलिटी भी आ रही है, डिस्क भी बड़ी है, तो ऐसे केस में हमें मोडेलिटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में हम सिंपल डिस्क निकालने की बजाय अगर हम उस लेवल को हम स्क्रू डाल के फ्यूज कर दें तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में डीजनरेशन जो होती है एज के साथ बढ़ती है, तो स्पाइन की प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ सकती है। तो वो कंसीडर करते हुए अगर हम उसी स्टेप को पहले ले लेते हैं तो पेशेंट्स के लिए बेनिफिट भी होता है और अर्ली आप वापस अपने नॉर्मल जॉब प्रोफाइल में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर दुबे, अगर डॉक्टर मोहित ने जैसे बताया कि हम फ्यूजन सर्जरी करते हैं जिसमें हम स्क्रू प्लेट लगाते हैं और 2 या 3 सेगमेंट या 4 सेगमेंट को कभी कभार या उससे भी ज्यादा सेगमेंट को हम फ्यूज करते हैं, ये कब करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज है कि बीमारी क्या है। अगर जैसे किसी को, यंग आदमी को टीबी हो गया है और हड्डियां खाली हैं बीमारी ने, तो आपको उनमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड दब जाएगी और प्रॉब्लम करेगी। ओल्ड लोग नॉर्मली फ्यूजन यंग लोगों में अवॉइड करा जाता है। 40 के बाद फ्यूजन थोड़ा आप ज्यादा कर सकते हैं। 60 के बाद आप जरूर करना चाहिए अगर थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी है। जी सर।
और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसा डॉक्टर मोहित ने बताया था कि एक जमाने में पहले जो फ्यूजन सर्जरी होती थी वो भी पूरा चीरा लगा के लंबा, लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर का चीरा बीच में लगा के हम स्क्रू प्लेट लगाते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटे चीरे से हम ये फ्यूजन सर्जरी कर सकते हैं। और रिकवरी भी इसमें बहुत फास्ट होती है। जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया कि इवन फ्यूजन सर्जरीज में ऑपरेशन के 5 घंटे बाद ही पेशेंट को चलाया जाता है और मोबिलाइज किया जाता है और उसको एक्सरसाइज भी कराई जाती है। तो डॉक्टर मोहित, अगर हम बात करें आफ्टर सर्जरी, कितने दिन तक नॉर्मली हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रखते हैं और कितना समय लगता है रिकवरी में? देखिए, कोई भी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी से पहले हमें पेशेंट से बात करनी जरूरी रहती है, उनके हर क्वेश्चन का आंसर करना जरूरी रहता है और उनको ये बताना जरूरी रहता है कि सर्जरी अकेली ही आपको ठीक नहीं करने वाली, आपको खुद भी हिम्मत करके एक्सरसाइज करनी जरूरी है। देखिए, कोई भी सर्जरी का रिजल्ट तभी अच्छा होता है जब आप मरीज भी अपना खुद को साथ दे। अब सर्जरी हम जरूर करते हैं, लेकिन पेशेंट को अपनी मेहनत करके फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि मैंने बताया था कि हम ऑपरेशन के 5 घंटे बाद ही पेशेंट को खड़ा करते हैं, तो पेशेंट को मनोबल भी होना जरूरी है कि हाँ, मैं चलना चाहता हूँ और मैं वॉक करूंगा। थोड़ी बहुत दर्द होती है, लेकिन आपको अगर फिजियोथेरेपी आप अच्छी तरह से करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, तो यूजली आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्जरीज में भी, अगर आप मेजर सर्जरी भी इतनी करते हैं, तो हम 3 से 4 दिन में पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने लायक होते हैं। पेशेंट जी। पेन फ्री रहते हैं, अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो ये सब बेनिफिट्स रहते हैं जो हम आजकल मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज करते हैं। जी। तो डॉक्टर दुबे, हमारे ओपीडी में आपको भी ये बहुत सवाल आते होंगे कि पेशेंट पूछते हैं कि सर, मैं अपनी सर्जरी अगर करा लूं तो क्या मैं फिर से खेल पाऊंगा, क्या मैं नॉर्मल काम कर पाऊंगा, क्या मैं डांस कर सकता हूँ, क्या मैं जाके पार्टी कर सकता हूँ, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? तो ये सब के सवाल के जवाब क्या होंगे? तो मरीज दो तरह के होते हैं। एक तो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं। प्रोफेशनल एथलीट जो होते हैं उनको अगर हम स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रिजर्व करके सर्जरी करके उनका जो प्रॉब्लम है हटा दें, तो वो खेल पूरा नॉर्मल कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, इवन बॉक्सिंग कर सकते हैं, इवन क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इसमें हमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनके सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रिजर्व करें, जो स्टेबिलिटी देते हैं, और कोई भी सर्जरी का असर उन पे ना दिखे। तो ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। जो बाकी लोग हैं उनके लिए फिर हमें टेलर करना पड़ता है कि किस तरह की बीमारी है और किस तरह से वो चाहते हैं करना। जैसे अगर किसी को डिस्क निकली हुई है और वो बैडमिंटन खेलना चाहता है ऑपरेशन के बाद, तो हम उसको पहले ठीक करेंगे, 3 महीने तक बैडमिंटन नहीं खेलने देंगे, कोर मसल्स को डेवलप करेंगे जो स्पाइन की हैं, और उसके बाद उनको लटकाएंगे रॉड पे जिससे वो सीधे रहें, और उनको बिना वार्म अप 10 मिनट्स के बिना खेलने नहीं देंगे। खेलना पॉसिबल है सर्जरीज के साथ, लेकिन हमें जानना है कि अगर 7% लोगों में 7 आउट ऑफ 100 अगर दोबारा डिस्क हो सकती है, तो अगर आप खेलना चाहेंगे तो आपकी उससे डबल हो जाएगी। 14% रेट होता है रेकरेंस का, लेकिन खेलना मना नहीं है। और क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं, तो दोबारा भी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जी सर। तो हमने बात कर ली डिस्क प्रॉब्लम क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और उसको कैसे कैसे मैनेज किया जाता है मेडिसिन के दौरान, फिजियोथेरेपी के साथ और सर्जरी के साथ। अब लास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर गौरव से कि डिस्क प्रॉब्लम को प्रिवेंट कैसे किया जाए। देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर। बिल्कुल सो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिवेंशन यंग एज से ही शुरू हो जाती है। यंग एज से ही आपको अपने जो मसल्स हैं, आपका जो पोस्चर है, उसको जो है ठीक करके रखना है। तो पोस्चर एक सबसे बड़ा जो है रोल प्ले करता है। तो आपको जब भी बैठना है या खड़े होना है, तो वो हम कहते हैं सिट एंड स्टैंड टॉल। आपके जो ईयर्स हैं वो शोल्डर के ऊपर होने चाहिए, और आपके जो शोल्डर्स हैं वो हिप के ऊपर होने चाहिए। तो पोस्चर एक बहुत, आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो बच्चों को आईफोन्स, आईपैड्स और लैपटॉप्स के ऊपर स्लाउच नहीं करना है, झुक के ज्यादा देर नहीं देखना है। और जो आप स्कूल जाते हैं या कोई भी बैग पैक यूज कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रैप्स को यूज करना है। एक सिंगल स्ट्रैप के ऊपर आपने जो है वो बैग पैक को नहीं रखना है। और आपने अपना जो है वो लाइफस्टाइल एक्टिव रखना है। आप वॉक करें, कुछ गेम खेलें, ताकि जो है आपका मसल हेल्दी रहे। और आपको अपना जो कोर है
उसको स्ट्रेंथन करके रखना है। कोर का मतलब जो आपकी स्पाइन के ऊपर भार आ रहा है, आपके एब्डोमिनल मसल्स, आपके बैक मसल्स, आपके हिप्स, इनको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और आप स्ट्रेचिंग डेली कर सकते हैं, अपने हैमस्ट्रिंग्स की, हिप्स की और बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग रोज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पहले भी बताया कि बहुत देर तक लंबा नहीं बैठना है। आप 30 से 40 मिनट के बाद उठ के थोड़ा घूम सकते हैं। और अपना जो स्क्रीन है वो आई लेवल के ऊपर रखना है, ergonomic सपोर्टिव चेयर्स यूज करनी है और अपने पोजीशंस को ऑफनली चेंज करते रहना है। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके अगर सपोर्टिव पिल्लोज या मैट्रेसेस नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप इस तरह के मैट्रेसेस या पिल्लोज यूज कीजिए जो आपकी बैक को सपोर्ट करें। और जो स्लीप है वो इनफ होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो मिनिमम होनी चाहिए। और आप जो है वो एक साइड पर जो है वो बैक पर या साइड पर सो सकते हैं। उसके बाद आपकी बताया कि फुटवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो फुटवियर है वो जो शूज है वो भी सपोर्टिव होने चाहिए। और बहुत जल्दी जल्दी एथलीट्स को खास करके अपने जो स्पोर्ट्स शूज है वो जल्दी जल्दी बदल लेने चाहिए, क्योंकि उनकी जो जो शेयरिंग जो है वो जो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाती है। और बॉडी वेट जो है, आपका जो मोटापा है वो आपकी बैक के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल रहा है। तो इसलिए अपना आइडियल बॉडी वेट जो है वो मेंटेन करके रखें। बैलेंस डाइट लें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, स्मोकिंग और ड्रिंक थोड़ी कम रखें। और अंत में जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि स्ट्रेस जो है वो बहुत कम रखें। स्ट्रेस इसमें बहुत दिक्कत करता है। और अपनी ओवरऑल हेल्थ की जो अवेयरनेस है हमेशा ही जो है वो पूरी वो बस पता होना चाहिए कि कब मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कब मेरे पेन बढ़ रहा है। तो अवेयरनेस होना इसका बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा आप अवॉइड कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, अगर परसिस्टेंट पेन हो रहा है इसको अवॉइड करें। सडन इंक्रीज हो रही है पेन के अंदर किसी भी एक्सरसाइज करने से, उसको आप अवॉइड करें। जो हैवी बैग्स और जो चीजें हैं वो एक शोल्डर पे ना रखें। तो बहुत सारी चीजें आप जो है उसको प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा सर आपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बताई थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो स्पाइन प्रॉब्लम है, द बेस्ट प्रिवेंशन इज कि यंग एज से ही आप अपनी स्पाइन की देखभाल करना शुरू करें। दैट मीन्स एक्सरसाइज, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करें, प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट, ताकि बाद में जाके दिक्कत ना आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ रैपिड फायर राउंड, जिसमें हमने दर्शकों से सवाल पूछे थे, मतलब पूछे थे क्या क्या आपको कॉमन सवाल हैं। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन उसमें से बनाए हैं। तो ये रैपिड फायर राउंड होगा हमारे सब गेस्ट स्पीकर के लिए। तो डॉक्टर दुबे, पहला सवाल कि क्या सारे डिस्क बल्जेस को सर्जरी की जरूरत है, हाँ या ना? लेस देन 1% लोगों को सर्जरी की जरूरत होती है। ठीक है। डॉक्टर मोहित, क्या एक्सरसाइज करने से डिस्क प्रॉब्लम बढ़ सकती है? बिल्कुल, हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करना है और जो एडवाइस किया है उसी तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो डिस्क प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस उम्मीद कम है। ठीक है। डॉक्टर गौरव, अगर हम बात करें कि बेड रेस्ट वो हेल्पफुल होता है, कि जैसे हम सुनते हैं कि पूरा बेड रेस्ट कर पेशेंट को बिठा दिया 2-3 हफ्ते के लिए, क्या ये हेल्पफुल है? देखिए, बेड रेस्ट हेल्पफुल है बट कंप्लीट बेड रेस्ट हेल्पफुल नहीं है। ये उल्टा भी हो सकता है। तो ठीक कुछ कुछ समय तक जो है शॉर्ट रेस्ट ठीक है। ठीक है। डॉक्टर दुबे, क्या सारी की सारी डिस्क अपने आप हील हो जाती हैं समय के साथ? तो डिस्क का हीलिंग एक कंसेप्ट है। अगर एनुलर टीयर हुआ है जिससे डिस्क बाहर निकली है वो कभी हील नहीं होता। लेकिन डिस्क में क्योंकि 90% पानी होता है तो डिहाइड्रेट होता है, वो थोड़ी श्रिंक होती है डिस्क। अगर आप 20 साल के हैं तो आपको 24% लोगों में थोड़ी सी डिस्क बल्ज होगी। और अगर आप 60 साल के हैं तो 100% आपके कोई ना कोई डिस्क खराब होगी। तो डिस्क खराब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपना जैसे डिस्कस किया है हम लोगों ने कि अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है और पोस्चर को बना के रखना है। ठीक है। डॉक्टर मोहित, क्या सर्जरी से परमानेंट रिलीफ मिल जाता है डिस्क प्रॉब्लम से? देखिए, सर्जरी के साथ जैसे मैंने आपको बताया है, सर्जरी के साथ अपना लाइफस्टाइल बदलना, एक्सरसाइजेस करना और जो सारे रिस्क फैक्टर जो हैं आप में उसको खत्म करना, ये सब कुल मिला के तभी बेनिफिट मिलता है।
ठीक है। डॉक्टर दुबे, क्या डिस्क प्रॉब्लम बार बार आ सकती हैं? डिस्क प्रॉब्लम कई बार डिस्क प्रॉब्लम दो तरह से बार बार आ सकती हैं। अगर हमने अपना पोस्चर करेक्ट नहीं किया तो नेचुरल हीलिंग में जो हम करेक्ट हो गया वो हो गया है, लेकिन हमने पोस्चर करेक्ट नहीं किया तो दोबारा से आ जाएंगी। अगर हमने सर्जरी करके डिस्क निकाली है तो डिस्क में जो पोर्शन बाहर होता है उसको ही निकाला जाता है। तो कुछ परसेंट, स्मॉल परसेंटेज के लोगों में ये हो सकता है कि सर्जरी के बाद अगर आपने अपनी एक्सरसाइज, चलना, लटकना और थोड़ी एक्सरसाइज नहीं कंटिन्यू रखी तो कुछ परसेंट लोगों में दोबारा आ सकती हैं। लेकिन डिस्क से डरना नहीं है। डिस्क हमेशा आप एमआरआई करवाएंगे तो डिस्क में कुछ डिजेनरेशन दिखाई देंगे, उस चीज से नहीं डरना है, सिम्टम्स को देख के उसका इलाज करना है। ठीक है। डॉक्टर गौरव, क्या एमआरआई बैक पेन के लिए जरूरी है? यस और नो, ये आपका डॉक्टर ही आपको एग्जामिन करने के बाद बता सकता ठीक है। और क्या एक्सरे काफी है, और क्या एक्सरे और एमआरआई करना दोनों जरूरी होता है? है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, डॉक्टर आपको एग्जामिन करके बता देगा, क्योंकि जो एक्सरे है वो बोन्स को अच्छे से दर्शाता है और जो एमआरआई है वो आपकी डिस्क और नर्व्स को अच्छे से दर्शाता है। ठीक है। डॉक्टर दुबे, हम बात करते हैं काइनामैटिक्स की। ये क्या, इसका काइनामैटिक्स का क्या रोल है डिस्क के प्रॉब्लम में? तो काइनेमैटिक्स एक तरह से स्टडी है जो हम लोग जो स्पाइन के पेशेंट्स में करते हैं, जिनको पेन रिलीव नहीं हो रहे महीनों से या सालों से दर्द चल रहा है। इसमें हम हर एक चीज देखते हैं, बोन से लेके, बोन की हेल्थ से लेके आपकी मसल्स की क्वालिटी और उनकी स्ट्रेंथ को, और साथ में आपके जो इमेजिंग है, जो एक्सरे में आप खड़े होके चलते हुए जो आप में चेंजेस आते हैं उसको इवालुएट किया जाता है। तो हम मेदांता में ऐसे मरीजों का इवैल्यूएशन करते हैं जो कहीं ठीक नहीं हो रहे, और इस इवैल्यूएशन के बाद बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज लोगों में उनके सिम्टम्स हम रिलीव कर पाते हैं। जी सर। डॉक्टर मोहित, एक सवाल है कि मेरे एमआरआई में डिस्क बल्ज निकला है, बट मेरे को कोई पेन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि सर ने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क बल्ज एक मिलना फाइंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात है कि उससे हमें सिम्टम्स कितने हो रहे हैं। एक सिंपल डिस्क बल्ज का मतलब ये नहीं है कि हमें सर्जरी करवानी है या हमें इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना है। बहुत बार जो डिस्क बल्ज होते हैं वो इंसिडेंटली हमें मिलते हैं, कभी कभी सिर्फ मसल का स्पाज्म होता है इतना, तो मसल पेन इतने हो रहे होते हैं, आप एमआरआई करवाते हैं, आपको देते हैं डिस्क है, लेकिन आपके सिम्टम्स उस डिस्क से मैच नहीं करते हैं। तो सिंपल डिस्क बल्ज एक इंडिकेशन या कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम सर्जरी करवाएं। कभी कभी ये डिस्क बल्जेस एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, तो प्रॉब्लम किसी और तरफ से भी आती है। तो सभी डिस्क बल्जेस आर नॉट टू बी ट्रीटेड। हमें बस जो रिस्क फैक्टर हैं उनको ओमिट करना है अपने लाइफस्टाइल से, डाइट चेंजेस लेके आनी है, एक्टिविटी लेवल मेंटेन करके रखना है। उससे लाइफ अप उससे जो हमारे सिम्टम्स हैं वो दूर रहते हैं। ठीक है। डॉक्टर गौरव, हमें गर्दन का दर्द या कमर के दर्द के बारे में कब चिंतित होना चाहिए? देखिए, अगर आप दवाइयां खा रहे हैं और आपकी दर्द बढ़ती जा रही है, आपका जो है कोई वीकनेस डेवलप हो रही है हाथों या पैरों में, या आपको कोई पेशाब में या लैट्रिन में कोई दिक्कत आ रही है, तब आपको इमीडिएटली जो है कंसर्न रखना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर दुबे, अगर हम बात करें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की या लेजर सर्जरी की, तो कौन सी बेटर है? देखिए, हर एक चीज डिपेंड करता है आप किस तरह की सर्जरी करवा रहे हैं और किस बीमारी के लिए करवा रहे हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी इसलिए बेटर है क्योंकि बिल्कुल चीरा नहीं लगता है, लेकिन जहाँ बीमारियां बड़ी होती हैं, जहाँ आपको कुछ रिप्लेस भी करना होता है तो थोड़ी सी बड़ी सर्जरी होती है। लेकिन ओपन सर्जरी के रोल अब सिर्फ स्कोलियोसिस जैसे, अगर आपका ऊपर से नीचे स्पाइन टेढ़ा है तो उन जैसी कंडीशन तक रह गए हैं। बाकी सारी जो बीमारियों का उपचार है हम लोग इससे ही कर सकते हैं। जी सर। डॉक्टर गौरव, क्या यंग लोगों में भी डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये किसी भी एज में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यंग पीपल में नहीं हो सकती। ठीक है। डॉक्टर मोहित, मुझे डिस्क प्रॉब्लम है, क्या मैं डिस्क प्रॉब्लम के साथ भी काम कर सकता हूँ? बिल्कुल। अब जैसे कि आपको बताया है कि अगर आप ये सारे डिपेंड करते हैं आपके सिम्टम्स कितने हैं। अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल्ड हैं, आप एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, आप अपना नॉर्मल सब काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रिकॉशंस लेकर। कि आपको जो बताया जाता है कि आपकी जो पोस्टर करेक्शन होना चाहिए, आपको झुकना नहीं है अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा,
हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना है और स्ट्रेंथनिंग करनी है। कुछ एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, जिम जाते हैं, तो प्री स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके फिर करिए, तो डिस्क के साथ भी आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर दुबे, जो हमको कमर की दर्द होती है क्या वो हमेशा डिस्क प्रॉब्लम की वजह से होती है? नहीं, डिस्क की प्रॉब्लम सिर्फ 4% लोगों में कमर दर्द करती है, तो उसका डायग्नोसिस होना, जो कमर का प्रॉब्लम है वो जानना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर मोहित, क्या इंजेक्शन जो हम लेते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन, क्या इससे डिस्क प्रॉब्लम क्योर हो जाती है? देखिए, क्योर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें सिम्टम्स रिलीफ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजेक्शंस लेने से किसी पेशेंट्स में रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है, किसी किसी पेशेंट्स में हमें फिर से रिपीट भी करना पड़ता है। तो जो इंजेक्शंस का रोल है वो यूजुअली तभी है कि जब हमारी जो डिस्क इतने सिम्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और हमारी लेकिन हमारी एग्जामिनेशन में हमें लगता है कि जो ये पेन है ये उसी डिस्क से आ रही है, तब हम ऐसे लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, और जिसका रिजल्ट अप टू 3 मंथ्स तक मिल सकता है, या किसी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है डॉक्टर दुबे, डिस्क प्रॉब्लम के साथ चलना अच्छा है? देखिए, अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर कभी बहुत ज्यादा दर्द है तो 2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपको चलना, जितना आप चल सकते हैं उतना जरूरी है। चलने में भी ब्रेक ले सकते हैं। चलना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक ज्यादा रोकने से आप एक हफ्ते में, अगर आप 60 ईयर्स से ऊपर हैं और आप एक हफ्ते भी चलना रोकते हैं, तो आपका 5 से 8% मसल लॉस हो जाता है। जी। अगला सवाल डॉक्टर मोहित आपके लिए कि मेरे को बोला गया है कि स्पाइन सर्जरी की जरूरत है, लेकिन मेरे को डर है कि मैं पैरालाइज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्या ये बात सच है? देखिए, हर सर्जरी के साथ कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क होते हैं, लेकिन आज अगर आप सेफली रहकर सर्जरी करते हैं, और आप जैसे कि आपको बताया कि आप स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व करके, जितना भी आप डैमेज कम करके आप अपने सही एरिया में रहते हैं, तो चांसेस इसके पैरालिसिस के बहुत कम होते हैं। तो हम आजकल जो मेदांता में करते हैं, मॉनिटरिंग के साथ सर्जरीज करते हैं, जिसमें हम नसों की मॉनिटरिंग करते हैं। तो कुछ भी अगर हमें लगता है कि हम उस एरिया में जा रहे हैं, तो हमें मॉनिटरिंग में दिखता है पूरा, तो हम उसको सेफली प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके साथ हम यहाँ पर सर्जरीज करते हैं। बट हाँ, सर्जन का एक्सपीरियंस, वो कितने सर्जरीज कर चुके हैं आप, और कितने आप सेफली, आपको पता है कि कहाँ चीज हमें अवॉइड करनी है, तो उससे ये सब रिस्क बहुत कम किए जा सकते हैं। जी। डॉक्टर दुबे, एक सवाल पेशेंट्स का बहुत आता है कि पूछते हैं कि सर सर्जरी के बाद तो मैं एकदम बिस्तर पे लेट जाऊंगा, कभी चल नहीं पाऊंगा, क्या ये सच है? देखिए, सर्जरीज, प्रतिशत ऑफ सर्जरीज 5% बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है। इसमें आपको, मरीज को थोड़ा रिहैबिलिटेशन पर ज्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन 95% लोग ऑपरेशन वाले दिन ही चल सकते हैं और सारा अपना बैक टू लाइफ, नॉर्मल होने के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ठीक है डॉक्टर गौरव, मेरा एमआरआई नॉर्मल है, लेकिन मेरे को फिर भी कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों? एमआरआई नॉर्मल बैक एक के बहुत सारे रीजन हैं, उनमें से डिस्क तो केवल एक रीजन है। तो एमआरआई अगर नॉर्मल है, बैक एक परसिस्ट कर रही है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो फिर उसको आपको एग्जामिन करके बताएगा कि कोई और रीजन तो नहीं। ठीक है डॉक्टर दुबे, क्या फिजियोथेरेपी रिप्लेस कर सकती है सर्जरी को? हाँ, अगर मैंने सर्जरी का अगर चुन के करेंगे कि जिसको इंडिकेशन है, तो नहीं रिप्लेस कर सकती है। लेकिन जो डिस्क के मरीज हैं उनको, मैंने, अगर आप मुझसे पूछें कि डिस्क के मरीज कहाँ कहाँ इलाज करवाते हैं, तो अपने इंडिया में ट्रेडिशनल इलाज करवाते हैं, बाबाओं से करवाते हैं, लोग दबवाते हैं कमर को, और 40% लोग इन सब इलाजों से ठीक हो जाते हैं। जो डॉक्टर्स के पास आते हैं वो नॉर्मली ये सब करवा के या इसके प्रोसेस में करवाते हुए आते हैं, और उस लोगों में ये सर्जरी अगर करने होता है तो की जाती है और उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मरीज स्पाइन के जो होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, या थोड़ा सा लिमिटेड उससे, ओनली 20% ऑफ स्पाइन जो होता है उनको डॉक्टर्स के कंसल्टेशन और स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर मोहित, मुझे बोला गया है कि सर्जरी की जरूरत है, क्या मुझे मल्टीपल ओपिनियंस की जरूरत है डॉक्टर्स के पास से? देखिए,
मेरे हिसाब से मल्टीपल ओपिनियन लेने से आपकी समस्या और बढ़ेगी। बेटर है कि आप एक ही डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को शुरू से सुन रहा है, उसको पता है क्या इश्यूज हैं। आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन दे दी जाएंगी, आपको ट्रीट करने के लिए और ऑप्शन दी जाएंगी, तो उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो बेटर है जिस डॉक्टर के पास गए हैं उस पर ट्रस्ट दिखाइए, उनको डायग्नोज बनाने दीजिए, तो और उनके जो ट्रीटमेंट दिया है उसकी इफेक्ट आने की वेट करिए। बिफोर एडिक्वेट ट्रायल आपको डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने लास्ट सेक्शन पे, जिसको बोलते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट सेक्शन। तो डॉक्टर गौरव, क्या बैक पेन हमेशा स्लिप डिस्क की वजह से होता है? नो। ठीक है। क्या डिस्क प्रॉब्लम सिर्फ वो उन लोगों में होता है जो 40 की उम्र के ऊपर होते हैं? नो नो नो, इट कैन हैपन एट एनी एज। ठीक है। डॉक्टर मोहित, अगर एमआरआई में डिस्क पल्स दिख रहा है सिर्फ, क्या सर्जरी की जरूरत होती है? नहीं। नो। ठीक है। डॉक्टर दुबे, क्या सर्जरी ही सिर्फ एक एंड ओनली ट्रीटमेंट है डिस्क प्रोलैप्स के लिए? नहीं, जैसा हमने पूरा सार है हमारे कन्वर्सेशन का, वो एक छोटा सा पहलू है ट्रीटमेंट में और पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लाने में। ठीक है। क्या लेजर स्पाइन सर्जरी हमेशा बेटर होती है डॉक्टर मोहित? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे कि आपको बताया है कि इंडिकेशंस हैं कि कौन सी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कि हमारी इंस्टेबिलिटी भी है, हड्डियों की स्टेबिलिटी भी नहीं है। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दी पेशेंट प्रॉब्लम और उसके हमें एमआरआई सीटी एक्सरे में क्या दिख रहा है उसी से हमेशा टेपर करनी चाहिए। सिर्फ ये कहते हैं लेजर सर्जरी बेटर, ऐसा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर गौरव, एक बारी किसी को डिस्क प्रॉब्लम हो गई इसका मतलब उसको सारी एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने पेन के हिसाब से एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर दुबे, एक मिथ है जिसमें बोला जाता है कि बेड रेस्ट ही सिर्फ बेस्ट ट्रीटमेंट है डिस्क पेन के लिए, क्या ये सच है? बेड रेस्ट 48 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बेड रेस्ट में भी आप अगर खाने जा सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पे तो जाना चाहिए। और उसके बाद आप चलिए, रुक रुक के चलिए, दर्द को एग्रवेट किए बिना चलिए। लेकिन एक्टिविटी लाइफ है, और अगर आप रोकेंगे तो आप अपनी मसल्स को सेकेंडरी हार्म देंगे, जो अच्छा नहीं होता है स्पाइन के पेशेंट्स के लिए। ठीक है। डॉक्टर मोहित, सर्जरी कराने का मतलब लाइफ लॉन्ग गारंटी है कि मेरे को आगे डिस्क प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या ये सच है? नहीं, देखिए, सर्जरी के साथ आपको जैसे बताया है पहले भी, अभी भी बता रहे हैं कि सर्जरी के साथ आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, फिजियोथेरेपी करना, डाइट मेंटेन करना, अपने मसल को स्ट्रेंथन करना, ये सब जरूरी है। सिंपल सर्जरी आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं है, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपनी लाइफ बेटर करने के लिए। एक सर्जरी एक मात्र है आपको कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको हम खड़ा कर सकें और चला सके, तो हम आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में लेकर आ सकें। लेकिन साथ में ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है। डॉक्टर दुबे, क्या फ्यूजन सर्जरी जरूरी है हर एक डिस्क प्रॉब्लम के लिए? जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ प्रॉब्लम जहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया है जिससे स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ जाएगा और वो खत्म हो जाएगी, उनमें फ्यूजन सर्जरी जरूरत होती है। नॉर्मली 50 से कम या 60 से कम लोगों की सर्जरी अवॉइड करी जाती है कंपेयर टू यंग लोगों से, तो फ्यूजन उसके बाद करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर गौरव, क्या जो हमारे यंग लोग हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्पाइन के बारे में, ऐसा सच है? नहीं 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 नहीं, देखिए उल्टा है। यंग एज में ही हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है और अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर दुबे, एक मिथ हाँ, है जो बोलते हैं कि सारे स्पाइन सर्जन या न्यूरो सर्जन रिकमेंड करते हैं सर्जरी करना, क्या ये सच है? मेरे ख्याल से स्पाइन की प्रैक्टिस और भारत की पॉपुलेशन देखें तो 90% लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम होगी। और अगर इतना ज्यादा अगर सर्जरी होगी स्पाइनल की तो उतने स्पाइनल सर्जन ही नहीं भरे हैं। तो फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक स्टैट दे सकता हूँ। जैसे अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो 1000 लोग हैं, तो उसमें 60 से 70 लोगों को कैटरैक्ट की जरूरत पड़ती है सर्जरी की। अगर हार्ट के सर्जरी की अराउंड 50 to 60% लोगों को, और यूरे मैंने प्रोस्टेट को अराउंड 30 लोगों को, तो स्पाइन सर्जरी की भी अराउंड 30-40 लोगों की 1000 में जरूरत पड़ती है।
जी सर। और आखिरी सवाल डॉक्टर गौरव आपके लिए कि ज्यादा रेस्ट मतलब जल्दी हीलिंग, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर दुबे ने अभी आपको बताया कि कोई भी रेस्ट जो है वो 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुबे के लिए, डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर मोहित, कि आज आपने संडे को सुबह हम सबको ज्ञान दिया स्पाइन के बारे में। और अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि सुबह इतनी ठंडी में लोग उठ के ये हमारा शो देख रहे हैं। और ये इस साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने के फर्स्ट संडे को सुबह 10 से 11 बजे हम ब्रेन और स्पाइन की दिक्कतों के बारे में आपको बताएं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।